शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। महाराष्ट्र के चुनाव में कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अब एक ऐसा चौंकाने वाला मुद्दा उठा है। और वो मुद्दा इसलिए बना क्योंकि टिस की तरफ से एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट एक ऐसी चौंकाने वाली आई जिसने देश में एक नया, एक तरीके से बहस तो छेड़ी ही है, लेकिन एक शिगूफा भी छोड़ दिया है। अब शिगूफा तो उसको विपक्ष कह रहा है, लेकिन सच्चाई तो अब जब रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है, उन्होंने बात की और उसके बाद बहुत सारे सैंपल सर्वे होने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ कि मुंबई में हिंदू आबादी अब लगभग, अगर आंकड़ों पर जाएं तो आधी होने के कगार पर हो चुकी है। और पूरे फिगर के साथ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लगातार घुसपैठी, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या, इन सब ने मुंबई पर अपना जाल बिछा दिया है। और ये पहले अकेले आते हैं, फिर अपने परिवार को, बच्चों को, सबको ले आते हैं और मुंबई में अपनी कमाई का लगभग कुछ लाख रुपए बांग्लादेश भेजते हैं। तो ये जो बात की जा रही है ना, रोजगार के अवसर नहीं है, नौकरियां कहाँ जा रही हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश के नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, वो यही हो रहा है जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से मुंबई में अगर इसी तरह से ये घुसपैठी बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जबकि देश में हिंदुओं की संख्या मुंबई में खास करके वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये जो एक बड़ा खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए, उसके बीच में एक बात सामने आती है, और वो बात भी बांग्लादेश से आती है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल, उनकी तरफ से कहा गया है क्योंकि हमारे देश में 90% आबादी जो है वो, यानी जो बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम हैं, इसलिए सेक्युलर वर्ड यानी सेक्युलर शब्द हमारे संविधान के कुछ जगहों से हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो आबादी मुसलमानों की है। तो भाई एक तरफ सेक्युलर शब्द हटाने की बात है, एक तरफ भारत में है जहां बहुसंख्यक हिंदू आबादी है, वहां पर ओवैसी और तमाम ऐसे नेता जो 15 मिनट में सब कुछ करने की बात करते हैं, धमकाया जा रहा है। तो जरा इस पर आज चर्चा करेंगे कि भाई ये क्या है, सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत में क्या हो रहा है, और जरा जिनका एग्जाम्पल दिया जाता है वहां क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम बात मुंबई की कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मुंबई ही ले चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। अपना बैंक खाता है, रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति भी, एक मेहनतकश मजदूर भी अब मोबाइल पर यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। गरीब अब खुद भी आगे बढ़ रहा है, देश को भी आगे बढ़ा रहा है। और इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है हमारा दलित समाज, हमारा आदिवासी समाज, हमारा पिछड़ा समाज, हमारे वंचित समुदाय के लोग। महायुति सरकार की नीतियां आज शोषितों, वंचितों की ताकत बन रही है। भाइयों बहनों, जो काम 10 साल में हुए वो काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि गरीब आगे आकर अपना हक मांगे। इसलिए आज भी कांग्रेस ऐसी हर योजना का जो गरीबों के लिए कल्याणकारी हो,
जो नागरिकों के लिए सुविधा की हो, जो मध्यम वर्ग को सुख चैन की जिंदगी देने वाली हो, ऐसी हर योजना का कांग्रेस जमकर के विरोध करती है। आप देखिए, हम देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं। हमारे यहां रायगढ़ में भी करीब 18 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अब मुझे बताइए भैया, इस काम से किसी का भी विरोध हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? गरीब के घर में चूल्हा जले, हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, खुशी होगी कि नहीं होगी? अगर गरीब का भला होता है तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उन्हें राशन क्यों मिल रहा है? कांग्रेस चाहती है कि इन लोगों का खर्च बढ़े और ये फिर से गरीबी में चले जाएं। अगर अगाड़ी वालों को मौका मिला तो ये महाराष्ट्र में यही करेंगे। इतना ही नहीं, हमें तो सवाल पूछा जा रहा है कि गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो? लेकिन आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने में तो अग्रिम है, लेकिन गरीब की दुश्मन है। इसलिए कांग्रेस को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे गरीब भाई बहनों की भी है। साथियों, बीजेपी और महायुति सरकार के लिए महाराष्ट्र का विकास ही पहली प्राथमिकता है। हम महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। साथियों, पिछली सरकारों ने जो काम नामुमकिन बना दिए थे, हमने उन्हें धरातल पर उतार कर दिखाया है। मुंबई में अटल सेतु बना, अटल सेतु से रायगढ़ भी नई संभावनाओं से जुड़ गया। अब रायगढ़ से मुंबई जाना पहले से कहीं आसान हो गया है। इसी तरह 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना रहा नवी मुंबई एयरपोर्ट, 80,000 करोड़ की लागत से बन रहा वाढवण पोर्ट, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का
समृद्धि महामार्ग, मुंबई कोस्टल हाईवे, मुंबई एक्सप्रेसवे, पनवेल कर्जत तक के रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम, इनसे पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर बदल रही है। इनसे पूरे महाराष्ट्र की तकदीर बदल रही है। भाइयों और बहनों, आज हमारा रायगढ़ विकास की नई गाथा लिख रहा है। आप देखिए, तालोजा में 30,000 करोड़ की लागत से डेटा सेंटर पार्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन रहा है। अतिक्रमण बढ़ रहा है। 2051 तक सिर्फ 54% रह जाएगी। एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी भोली भाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड की धरती को, झारखंड की धरती को, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी और यहाँ की माटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना है। ये घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। भारत में अब लोग 100 करोड़ हिंदुओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। चाहे 5 लाख तौकी रजा जमा कर दें, घेर ले दिल्ली को, चाहे मदनी कह दे, और वोट के सौदागर उनके साथ खड़े दिखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव। अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? और इस सब के बीच एक रिपोर्ट और सामने आती है। ईडी की रेड होती है जिसमें कि मालेगांव वोट जिहाद स्कैम यानी घोटाला सामने आता है। और ये तो अभी 2 घंटे पहले की मैं आपको खबर बता रही हूँ, जिसमें कि रेड पड़ती है, खुलासा होता है कि किस तरह से कुछ मासूम हिंदू नौजवानों के नाम पर सिराज ने फर्जी बैंक अकाउंट बनाए, उसके बाद पैसे निकाले और करोड़ों रुपए का घपला किया। और ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? इसी चुनाव में, वोट जिहाद में। इसको लेकर कार्रवाई हो रही है। अब कार्रवाई हो रही है तो हाय तौबा भी मचेगी। लेकिन हम अब वो सवाल खड़े करते हैं जिसको पूछना आज बनता है कि क्या मुंबई में हिंदू आबादी आधी होने वाली है? झारखंड के बाद अब मुंबई पर ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। घुसपैठिए किस तरह से बदल रहे हैं मुंबई की डेमोग्राफी। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की जनसंख्या पर ही यह रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मुंबई में बढ़ी है मुस्लिम आबादी। अब इस रिपोर्ट का दावा है कि कम हो रही है हिंदू आबादी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की यह रिपोर्ट है।
तो हम बताते हैं अब खुलासा क्या हुआ है। साल 1961 में मुंबई में हिंदू आबादी थी 88%, यानी साल 2011 में वो घटकर हुई 66%। ये हिंदू आबादी की हम बात कर रहे हैं। अब सुनिए, साल 1961 में मुस्लिम आबादी थी सिर्फ 8%, जो कि 2011 में बढ़कर हो गई 21%। यानी 50 सालों में हिंदुओं की संख्या घटी और उसमें 22% की कमी देखी गई है। और 50 सालों में ही मुस्लिम आबादी बढ़ी 13%। और अब ये है वो खुलासा, यानी 2051 तक हिंदू जनसंख्या अब सिर्फ 54% रह जाएगी। हम आपको मुंबई के बारे में बता रहे हैं, देश की नहीं, मुंबई के बारे में। मुस्लिम आबादी रह जाएगी, हो जाएगी 30% से ज्यादा। और इसके पीछे क्या है? बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। वोट की राजनीति के चलते घुसपैठियों का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं और उसमें घुसपैठियों उनकी मदद कर रहे हैं। यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है, सालों साल से इतिहास में होता आया। घुसपैठियों का जो फेक वोटर है उनको आईडी भी मिल रहे हैं। वो कैसे मिल रहे हैं ये भी ईडी ने खुलासे किए थे, झारखंड में भी और मुंबई में भी। अवैध घुसपैठियों ने मुंबई की झुग्गियों में अधिक भीड़ जमा कर ली है और इसी की वजह से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल आपूर्ति और बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। यानी आम लोगों को जो ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही, क्योंकि सब ये लोग बटोर रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुंबई की इस डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो अब बांग्लादेश में जहां हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का पूरा इसमें बात करनी बहुत जरूरी है। अब वहां की और यहां की चिंता क्योंकि हो रही है तो बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में जहां मुस्लिम 90% हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर अब सुनिए, जरा गौर से सुनिए, वहां पर इस्लामिक राष्ट्र की बात हो रही है। वो कह रहे हैं हाँ हमारा इस्लामिक राष्ट्र है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 90% मुस्लिम है, इसलिए संविधान से सेक्युलर शब्द को हटा ही दिया जाना चाहिए। यानी अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को हटाने का सुझाव भी दिया है। और वहीं भारत में जहां पर कि हिंदू बहुसंख्यक है, यहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाने की बात क्यों होती है भला? इसी पर आज जरा डिबेट करेंगे। कुछ सवाल खड़े हुए हैं, एक एक करके उन सवालों पर हम जरा आज जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, सीधा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है। बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं सवाल और जवाब देने के लिए। राधिका खेड़ा बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। विजय कृष्णा जी शिवसेना के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही पलों में हमारे साथ सुबूही खान जुड़ने वाली हैं, वो भी एडवोकेट हैं और राष्ट्रमंच से भी जुड़ी हुई हैं। उनके पास भी कुछ डेटा रहते हैं, ज़रा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अजय वर्मा जी, शुरुआत आप ही से करती हूँ। ये किसको सूट कर रहे हैं ये घुसपैठिए जो कि डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, और ये जो डेमोग्राफी बदल रही है ये किसको सूट कर रही है आखिर? रीमा जी, आप बहुत अच्छी बात करती हैं और मुझे उम्मीद है कि ये देश का बड़ा चैनल है, DD न्यूज़ सरकारी चैनल है, तो ये भी कायदे की बात करता है, अच्छी बात करता है। लेकिन जब खाली प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, बताया जाता है, आंकड़े नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि क्वेश्चन उठता है। 2014 अभी आपने क्या देखा टीवी पर? वो जो आपने दिखा रहे हैं मैं उसी पे चर्चा करने जा रहा हूं। आंकड़े नहीं होते नहीं कहिए ना फिर, या तो आंकड़े सही हैं या गलत है। एक बात कहिए, मैं ये मत कहिए आंकड़े नहीं होते। मैं बताऊंगा, आंकड़े ही दिखाए मैंने इतनी देर में, 2 मिनट लगा दिए आंकड़े बताने में। उन्हीं आंकड़ों में मैं भी सुधार करूंगा। आप ही के आंकड़े हैं, आप ही के बताऊंगा। मेरे नहीं है, टाटा इंस्टीट्यूट के। जी, टाटा इंस्टीट्यूट के। मेरे पास और भी आंकड़े हैं। 2014 में जब भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ था, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और सरकार का ये टारगेट था, एजेंडा था कि हम हिंदुस्तान से रोहिंग्या को भगा देंगे, घुसपैठ नहीं होने देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अमीर गरीब की खाई बराबर कर देंगे और 15 लाख खाते में आएंगे, और सब चीज़ तो छोड़ दीजिए। 2014 से लेकर 2024 तक क्या आप आंकड़ा देंगी कि हिंदुस्तान से कितने घुसपैठिए भगाए हैं आपने? प्लीज एक तो एक नंबर मेरा बता दीजिए, भगाए तो कहां से भगाए, कितने भगाए? नंबर 1। दूसरा, जब आपने ये कहा कि घुसपैठ 2014 से लेकर 24 तक अगर घुसपैठियों की एंट्री
किस किस, चाहे आसाम से हुई, बंगाल से हुई, बांग्लादेश से, कहाँ से हुई, ये जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है, ना कि प्रदेश की किसी सरकार की है। ये इंटेलिजेंस फेलियर है सरकार का। आखिर इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है या किसकी है, या इसकी जिम्मेदारी भी जो बाइडेन की या ट्रंप की हो जाएगी? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अब आप आइए कि जब आप देश की सरकार है, केवल चुनाव जब आते हैं, चुनाव जीतने के लिए, जैसे अब झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो ये घुसपैठिए, ये रोहिंग्या, ये मुस्लिम, ये सब केवल चुनाव के टाइम आ जाते हैं, क्योंकि ये आपका चुनाव का पाठ्यक्रम है और उसी पाठ्यक्रम में प्लस माइनस साई बदल देते हैं। ये एजेंडा आप केवल उस वक्त चलाते हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मुद्दे बन जाते हैं, और नहीं जीतते हैं तो फिर अगली तैयारी में लग जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए बाहर लेकर आए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, चुनाव के बाद लानी चाहिए थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप अभी बता रही थी, मुंबई की 2024 की जनसंख्या अब अनुमानित 2,16,73,149 है, और इसमें जो है ये मुस्लिम्स की जो आबादी आप बता रही हैं कि 40 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, कुछ नहीं, 18 पॉइंट कुछ है आज की तारीख में। हम तो कहते हैं जातीय जनगणना करा लीजिए, क्यों भागती है सरकार? 2021 के बाद तो जनगणना भी नहीं करी है सरकार। आखिर कहाँ बिजी है सरकार? बिजी है ऑपरेशन लोटस में। सरकार बिजी है चुनावों में किस तरह से सरकार चुनावी गिराई जाए। सरकार बिजी है किस तरह से तोड़ फोड़ करके अपनी मेजोरिटी बढ़ाई जाए। सरकार बिजी है जो त्रिशंकु सरकार नरेंद्र नायडू नीतीश जी की बन गई है, उसको पूर्ण रूप से लाके, जैसे चिराग पासवान के 5 में से 3 MP तोड़ के अपनी तरफ मिला लिए कि 272 का आंकड़ा पूरा करा जाए। इतने सवाल एक साथ पूछे, एक एक करके राधिका खेड़ा जवाब दे तो पाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अब तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए। फाइनल मैं पूछना चाहता हूं कि बड़ी सादगी से, बड़े सम्मान से, सरकार का दायित्व, हम अपोजिशन के लोग हैं, हमें सवाल पूछना है, आपको जवाब देना है, मुद्दे से और कायदे से जवाब दीजिए, भटकाइए मत। ऐसा ना हो जानना था जापान पहुंच गए चीन, जैसे आपकी आदत है, प्लीज। अच्छा, आपने नहीं भटकाया ना? आपने भटकाया तो नहीं है सवाल को, अजय वर्मा जी? मैंने तो पूछे हैं सवाल, आपने पूछे लेकिन जवाब नहीं दिया। आपने सवाल के बदले सवाल पूछे लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा था। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। राधिका खेड़ा जी, क्या चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है? पहले तो सभी को, यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने आखिर में कहा जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेशियों से, जो देश के बाहर के लोग हैं, उनसे इनको बहुत प्रेम है, खासकर कि इस समय जो हमारे को नुकसान पहुंचने में लगाए हैं। इसीलिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो है, उनकी राजनीति आज केवल भारत के खिलाफ साजिश बन के रह चुकी है, और इसके प्रमाण हमारे सामने हैं। मैं कोई तथ्यों के बिना बात नहीं करती। पहला प्रस्ताव, सत्ता के लिए सत्ता की लालच इतनी ज्यादा है, क्योंकि महज कुछ 2-3 स्टेटों में ये रह गए हैं कि अब वो रोहिंग्या घुसपैठियों को रिझाने के लिए, उनकी वोट के लिए भारत की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने को तैयार है। इसीलिए मीर साहब जो विधायक है जम्मू कश्मीर से, जनरल सेक्रेटरी, महज 8 या 9 जनरल सेक्रेटरी होते हैं कांग्रेस के, 2 हाथों में गिनती की जा सकती है। तो बहुत बड़े नेता हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खासम खास है, इसीलिए इतने लाखों में से 8 वो है। तो वो कहते हैं कि मैं इंश्योर करता हूं, आपको वादा करता हूं, अगर झारखंड में दोबारा सरकार बनेगी तो हिंदू हो या मुसलमान, ट्राइबल हो, कोई भी हो, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो अवैध सिटीजन हैं, यानी कि जो रोहिंग्या हैं और जो बाहर से आए हुए, उन्हें भी 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा देश के खिलाफ काम करती है? हम ये शुरू से कहते आ रहे हैं और आज इनके मुंह से हमें साफ सुनाई दे गया। अब आप देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हम तो कहीं पहुंचे नहीं। उद्धव साहब ठाकरे जी, उद्धव जी, उनके नेता, उनके खासम खास सब वहां पे सभाएं कर रहे हैं जहां पे फरमान इशू हो रहे हैं, मुसलमानों की सभाएं हो रही है जहां पे काटने बांटने की बातें हो रही हैं उनके वोट बैंक के लिए। 17 वादे उलेमाओं को किसने अपने लेटर हेड पे करके दिए? कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले महाराष्ट्र के। वादा इतना तक कर दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। अब वो कहां से देंगे, क्योंकि ना हमारा संविधान और आरक्षण की इजाजत देता है, ना कोर्ट देता है। तो अगर 10% मुसलमानों को आरक्षण और देना है तो किसी ना किसी का हक तो काटा जाएगा। अब जो राहुल गांधी बात करते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो अब ये बताएंगे कि किसका हक काटने की बात करेंगे। और यहाँ पे प्रवक्ता इनके बोल रहे थे कि कराइए जातिगत जनगणना।
अरे आपने करा दी कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, और जहां पे आपकी अलायंस की सरकार है जम्मू कश्मीर में, अब तमिलनाडु में कराइए, दिखाइए उसके नतीजे जहां जहां आपने कराई हो। राहुल गांधी कहते टकाटक फटाफट में पैसे दे दूंगा, कर देते अपने प्रदेशों में। जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे किसने राहुल गांधी के हाथों में बेड़ियां बांध दी, किसने उनकी जबान पे ताला लगा दिया कि वो अपने नेताओं को नहीं कह सकते। ऑर्डर तो वैसे देते हैं कि इधर बैग पहुंचा दो, इतने पैसे मेरे घर पहुंचा दो, इतने पैसे 10 पर पहुंचा दो, तो ये भी ऑर्डर दे देते कि यहाँ पे जातिगत जनगणना करवा दो। किसने रोक लिया? और अब क्या राहुल गांधी ने अपने नेता, अपने खासम खास गुलाम अहमद मीर को टोका कि तुम कैसे देश खिलाफ बयान दे रहे हो, कैसे कह रहे हो कि रोहिंग्या और घुसपैठी है उनको सिलेंडर दिया जाएगा। मतलब वोट के लिए अब ये घुसपैठियों को भारत का सिटीजन बनाएंगे। अब समझ आया कि सीएए के लिए ये लोग एक तरफा क्यों खड़े हुए थे। अजय वर्मा बोलिए। राधिका जी, आप बड़ी योग्य और प्रखर प्रवक्ता हमारी पार्टी में भी थी और अब यहाँ भी हैं, लेकिन आप मुद्दों पे मेरे किसी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। खूबसूरती से आपने घुमा दिया, बताया नहीं आपने कितने रोहिंग्या आपने अब तक निकाले हिंदुस्तान से। जरा सा जवाब देश की जनता 145 करोड़ लोग पूछना चाहते हैं कि 14 से लेकर 24 तक कितने रोहिंग्या निकाले। दूसरा मेरा सवाल था कि केवल चुनावों पे ही रोहिंग्या को याद आते हैं, कोई जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि यू आर द फेलियर, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है और आप फेलियर अरे उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, 450 रुपए का सिलेंडर किसको दिया जाएगा, उस पर आपने बोला ये केवल चुनावी एजेंडा है इनका। आपके नेता ने बोला ना ये केवल चुनावी प्रोपोगंडा है। किसका? बात तो रोहिंग्या की लड़ाई की थी और आप कह रही थी अभी विदेशी घुसपैठियों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, ये किसका एजेंडा है? कौन झूठ बोल रहा है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा सेल है और किसी का नहीं है। अरे मीर साहब ने जनरल सेक्रेटरी पद छोड़ दिया है क्या आपकी पार्टी का? लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग कहते हैं। आप मोदी देखिए, कोई बात अगर मोदी जी कहते तो उसका अनुकरण करे, वो संवैधानिक पद पर देश के अच्छा, मतलब देश में और कोई कुछ बोले तो उसका कोई मतलब किसी की बात को परवाह मत करिए। विपक्ष का काम तो सवाल पूछना। राहुल गांधी बोले तो हल्के में ले ले, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले उनको हल्के में ले ले। वो ऐसा बोलते ही नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हैं फिर? वो तो बिल्कुल हिंदुस्तान के हित की, जनता के हित की, महिलाओं के हित की, बेरोजगारों के हित की, छोटे व्यापारियों के हित की बात करते हैं और भारत के। चलिए ठीक है, मुझे और मेहमानों का रुख करना, लेकिन राधिका खेड़ा क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगाया, आप एक जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी, इन्होंने कहा कि हम रोहिंग्या की बात करते हैं। घुसपैठियों को सिलेंडर देने के वादा किसने किया? मैंने किया, अमित शाह जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, कि गुलाम अहमद मीर ने किया, जो आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महामंत्री है, 8 सबसे टॉप नेताओं में से है, विधायक है जम्मू कश्मीर से। और आप बोल रहे हैं कि हमने कितनों को भेजा? यूएनएचआरसी से पूछ लीजिए। रोज ये कहा जाता है कि भारत की सरकार रोहिंग्याओं को अरेस्ट कर रही है, कभी जम्मू कश्मीर में कर रही है, कभी उत्तर प्रदेश में कर रही है, कभी उत्तराखंड में कर रही है, ठीक है, और उनको वापस भेज रही है। आंकड़ा तो दे दीजिए, आप तो सरकार है, आंकड़ों की बाजीगिरी आपके पास होती है। एक नाम तो बता दीजिए, कितने भगाए आपने? चलिए 10 नाम बता दीजिए। आप आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? आपकी जिम्मेदारी है सरकार, आपके 10 नाम बताइए। भारत के लोग पूछना चाहते हैं, हमारे देश के टैक्स भरते हैं, क्या हमारा पैसा 10 नाम बताइए कौन से रोहिंग्या आपने डीडी न्यूज क्या पूछता है, ये भी आप ही तय कर लेंगे अजय वर्मा? संसार तो आप तय कर सकते हैं। चलिए मान लिया आप इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं कि संसार क्या पूछ रहा है वो आप पूछ सकते हैं। अब डीडी न्यूज क्या पूछेगा वो भी आप ही तय करेंगे, तो हम क्या तय करेंगे? मैं तो डीडी न्यूज पे बैठा हुआ हूँ, तो आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए ना। कांग्रेस क्या पूछती है वो सवाल पूछिए। क्या आप और हम अपने टाइम पे टैक्सेस इसलिए भरते हैं कि गुलाम अहमद मीर जैसे देश विरोधी लोग, कांग्रेस पार्टी जैसे देश विरोधी नेता आके ये कहे कि हमारे दिया गया टैक्स का पैसा रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के आगे पालन पोषण और उनको सिलेंडर सस्ते में देने? ठीक है, चलिए रुकिए। ओके अजय वर्मा, इस तरह नहीं भाई, इस तरह नहीं अजय वर्मा जी। के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करते हम। मेडिकल एजेंसी और मेडिकल कंपनियों से चंदा लेके उनकी दवाइयों को नकली नहीं बिकवाते। ये प्रूव आया है 10 बजे के उस पर पूरा सपोर्ट देख लीजिए कि 5 दवाइयां हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की जानलेवा है और वो सहयोग है या प्रयोग है। उन लोगों से चंदा लिया, वो अरेस्ट हुए और फिर उन्होंने दवाई के रेट बढ़ा दिए। 55 नाम ऐसे हैं दवाइयों की लिस्ट में। अजय वर्मा जी, दिक्कत यही है, देश को आप सोच रहे हैं इस तरीके से गुमराह या चलाया जा सकता है कि 10 बजे के शो में क्या आता है, व्हाट्सएप पर क्या आता है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी रुख तय कर रही है, मुद्दे तय कर रही है। मतलब ना तो आपको हकीकत की बात सोचनी है, ना हकीकत पर चर्चा करनी है। 10 बजे वो आया था तो आपने उसको मुद्दा बना लिया, 9 बजे वो आया था उसको मुद्दा। अब मैं जरा 15 मिनट पर ही आ जाती हूँ फिर जब इसी की बात हो रही है। तो अम्बेडकर जी,
फिर 15 मिनट आ ही गए ना चुनाव में। अटेंशन सीकर होने का एक जो चस्का लगा हुआ है, ये सिर्फ चस्का है या इसको भड़काना कहेंगे? रीमा जी देखिए, 15 मिनट का विषय हम नहीं ला रहे हैं। 15 मिनट का विषय भारतीय जनता पार्टी हर बार ला रही है। हम उस विषय को जो आप कहना चाह रहे हैं उस विषय की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि इस देश में जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहती है, उस सत्ता का आधार ही जो है अराजकता है। 1984 में 1980 में जो पार्टी बनी, वो पार्टी का आधार क्या था? धर्म, और धर्म के आधार पर इस देश में वो सत्ता चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पिटारे में अभी नए नए जुमले और नई नई बातें और आनी है जो इस देश के सौहार्द को खत्म करना चाहती हैं। पिछले 10 सालों से है ना भारतीय जनता पार्टी। इसकी नॉर्थ ईस्ट की क्या योजना रही है? नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर को लेकर के आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। बांग्लादेश के बॉर्डर को लेकर के काम कोई नहीं किया। एशियान समिट होती है, बिम्स्टेक समिट होती है, ये क्या जा करके कहते हैं? इन्होंने आज तक म्यांमार से रोहिंग्या के विषय को लेकर के कोई बातचीत नहीं की है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन रोहिंग्या इनके लिए सत्ता पहुंचने का एक रास्ता है। मुसलमान इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती है और इस देश में धर्म के नाम पर जो है अराजकता और इस तरह की बातों को लेकर के आना चाहती है। आप कोई भी मुद्दा देख लीजिए ना, मुसलमानों को एकत्रित होकर दिल्ली कूच करना होगा, ये किसका बयान था? जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, ये किसका बयान आता है? आज भी 15 मिनट और उसके बाद नारे लग रहे हैं इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये किसका बयान है? इसको उकसाना नहीं कहेंगे, इसको भड़काना नहीं कहेंगे। 16 सीटों पर से सिर्फ 3 सीटें किसी और मजहब के लोगों को दी जाती हैं टिकट, मतलब वो हम ये ना कहें कि ये मुसलमानों की पार्टी और मुसलमानों के लिए काम कर रही है और इसीलिए वोट जिहाद की अपील की जाती है। ये कहना गलत हो जाएगा? रीमा जी, आपने 2 शब्दों को लिया है, उनको क्लियर कर लेते हैं। फलस्तीन की बात कही है, उस पर हम आ जाते हैं। फलस्तीन से इस देश के लोगों का सांस्कृतिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक या कूटनीतिक जो है संबंध भले ना हो, लेकिन एक धार्मिक संबंध है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, इस देश में इतने अंधभक्त हैं, उनका इजराइल से कौन सा संबंध है? कौन सा रोटी बेटी का संबंध है? तो दिन भर झंडा लिए इजराइल का लेकर के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये भाजपा के कौन से अंधभक्त हैं जो इस देश में इजराइल को लेकर? डॉक्टर अंबेडकर सवाल ये इसलिए खड़ा हुआ है कि अगर देश के संविधान की शपथ लेते हुए और सांसद पद की शपथ लेते हुए, देश के संविधान की शपथ लेते हुए, देश की भारतीय संसद में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर अगर शपथ ली जाती और ये कहा जाता जय हिंद, भारत माता की जय, तो समझ में आता था। लेकिन वहां पर अगर जय फिलिस्तीन कहा जाए तो सवाल खड़े होते हैं, कहीं और नहीं। लोकसभा में शपथ लेते हुए अगर जय फिलिस्तीन कहा जाए तो सवाल खड़े होते हैं। इसमें किसी नारे की जरूरत नहीं है, इसमें मंशा की बात हो रही है, उकसाने की बात हो रही है। रीमा जी, जब डोनाल्ड ट्रंप और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जो है आप बात ही नहीं समझ जय भारत बोलते हैं, सुनिए अब मेरी बात सुनिए ना, तो उनकी तारीफ में यहाँ के अंधभक्त जो है ना रिश्ता जोड़ने लगते हैं। वहां के यहूदियों से क्या रिश्ता है यहाँ के इस देश के अंधभक्तों का? भारत की संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाना, मैंने ये सवाल खड़ा किया था। रोटी बेटी का संबंध भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते आप? संबंध है भारत माता की जय क्यों नहीं बोला जाता? रोटी बेटी का जय हिंद क्यों नहीं बोला जाता? वंदे मातरम क्यों नहीं बोला जाता? मैं तो ये पूछ रही हूँ। रीमा जी, आप मुद्दे को भटकाइए। मैं नहीं भटका रही, आप भटका रहे हैं मुद्दे को। की भी बात करिए, भारत की बात नहीं करेंगे, फिलिस्तीन की बात करेंगे। भारत में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी है ना। इजराइल को लेकर के जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उन अब रुकिए राधिका जी, 1 सेकंड रुकिए, और भी 2 मेहमान है, उनका रुक कर लेती हूँ। विजय कृष्णा जी को जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद सुबुही खान जी आपके पास आ रही हूँ। सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। प्रथम तीसरी रिपोर्ट में यह कहा गया कि
मुंबई में जो स्थानीय लोग हैं उन पर कैसा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं। कारण है कि जो रोहिंग्या है, जो इलीगल बांग्लादेशी है, वो तरंग वेव आफ्टर वेव आके घुसपैठ करने से क्या दुष्प्रभाव होने वाला है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि एक सेकंड विजय कृष्णा जी, आप रिपोर्ट पर आ गए, लेकिन अभी तो ये अंबेडकर जी ने बड़ी चौंकाने वाली बात कही ना। मैं जरा पहले उस पर लौट कर आती हूँ, उस मुद्दे को खत्म कर लेते हैं, जय फिलिस्तीन को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस रिपोर्ट पर। सुबोई खान, मैं आपको ये बताना आ रही हूँ। सुबोई खान जरा जवाब देंगे इस पर। हूँ कि जिस तरह मैंने सबको शांति से सुना है, मुझे भी अनइंटरप्टेड कुछ समय दिया जाएगा, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस मुद्दे पर भी यहाँ पर राजनीतिक छीछालेदर होगी, जैसे कि मैं बहुत जब से बैठी हूँ डिबेट पर देख रही हूँ। देखिए, जब बात होती है घुसपैठियों की, तो ये लोग, आज मुझे खुशी है कि कम से कम ये केंद्र सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि आपने अभी तक भगाया क्यों नहीं। अब से कुछ समय पहले तक तो ये इसको ह्यूमन राइट का इश्यूज बना देते थे, शरणार्थी, बेचारे शरणार्थी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिटी दे देना चाहती हूँ कि शरणार्थी और घुसपैठिए में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। शरणार्थी प्रॉपर लीगल रिकोर्स फॉलो करके आते हैं, प्रॉपर फॉर्म भर के आते हैं, प्रॉपर आइडेंटिटी लेकर आते हैं और प्रॉपर अपना बैकग्राउंड बताते हैं कि हम फलाना कंट्री से आ रहे हैं, हमें भारत की शरण की जरूरत है। और जो भी देश किसी भी दूसरे देश के नागरिक को शरण देता है तो उनके लिए अलग से रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगी रीमा जी, क्योंकि मैं इन लोगों की तरह ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूँ। हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे कटिहार, जिसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट, जहां पे चाइना की चिकन नेक स्ट्रेटेजी है कि कभी भारत पे अटैक करेंगे तो वहां से करेंगे। कटिहार से में हम लोग गंगा के घाट तक गए तो 11 किलोमीटर की ऐसी बेल्ट है जहां पे डेलिबरेटली घुसपैठिए बसाए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पर कटिहार की घुसपैठिए बसाए गए हैं। उनको बहुत सारे राजनीतिक दल समर्थन देते हैं, संरक्षण देते हैं, उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनते हैं, फिर वो उन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं, जो बहुत अच्छा आपने यहाँ पे कवर भी किया है। बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में ऐसे एनजीओज बने हैं जो मोबिलाइज करते हैं उन घुसपैठियों को और उनसे वोट दिलवाते हैं कुछ राजनीतिक दलों को। और आप सोचिए कि इन लोगों की स्ट्रेटेजी है कि भारत में लोगों को आपस में बांटो, सिविल वॉर की स्थिति पैदा करो, और जब कभी भारत में, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो तो ये घुसपैठिए एंट्री एग्जिट पे बैठे ही हैं, तो भारतवासियों को भागने की और बचने की भी जगह ना मिले। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। अजय वर्मा जी अभी एक सवाल कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने अभी तक भगाए क्यों नहीं घुसपैठिए। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब एनआरसी की बात हो रही थी तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसमें पूरा लेखा जोखा होता कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, तो उसका खिलाफत, उसकी मुखालफत छाती पीट पीट कर आप ही लोग कर रहे थे। तब आपको चिंता नहीं थी। एनआरसी जब आएगी तभी इन घुसपैठियों का समाधान हो पाएगा। मैं आज से नहीं, पिछले कई सालों से बोल रही हूं। तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स या दोहरा चरित्र मत दिखाई करिए कि अभी तक भगाए क्यों नहीं घुसपैठिए। घुसपैठिए भगाने के लिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सिटीजन और नॉन सिटीजन का एक रजिस्टर होना जरूरी है भारत सरकार के पास, जो हर देश में होता है। भारत कोई पहला देश नहीं है जिसके पास एक रजिस्टर होगा सिटीजन्स का, हर कंट्री में होता है, हमारे पास क्यों ना हो। ठीक है रीमा जी, अब मुझे नहीं पता है, ये आज डिबेट यूसीसी पर, एनआरसी पर नहीं है। वो आपने समाधान पूछा, वो समाधान बता रहे हैं। नहीं, कोई समाधान नहीं है। वो केवल मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सुन लीजिए। पड़ती है ना तो बहुत दुख होता है। मैडम सुन लीजिए जरा, आप अगर नहीं सुनने की है तो छोड़िए, आप ही बोलते रहिए, सुन लीजिए। अरे भाई, आपको नहीं, आप सुन लीजिए पहले। आपने जो कह दिया मुझे इस पर एतराज था, मैं नहीं बोला। आप मेरी सुन लीजिए, एतराज हो अपने टाइम में बोलिए। आपके पास आ रही हूँ, मुझे थ्योरी मत समझाइए, जब आपको एतराज हो अपने टाइम में बोलिए प्लीज। आप लोग जानते ही नहीं। नहीं, मेरे को मत समझाइए, परिभाषा नहीं पता है। आप कौन सी उस फेक यूनिवर्सिटी की मेंबर है, या चांसलर है, या वाइस चांसलर है, या स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सरकार की तरफदारी करना बंद करिए। जो मेन मुद्दे हिंदुस्तान के, उन पर लड़िए। मेन मुद्दों को जनता को दिखाइए। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो, इससे काम नहीं चलेगा।
मैंने पूछा लिस्ट दीजिए कितने रोहिंग्या आपने भगाए, तो आप लिपाई पुताई कर रही हैं, आप उस पर आवरण चढ़ा रही हैं, आप झूठ का पर्दा चढ़ा रही हैं, रजिस्टर होता है, ये होता है। हार नामा जवाब दीजिए कि कितने रोहिंग्या भगाए और किसकी जिम्मेदारी है रोहिंग्या की एंट्री करना। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और गृह मंत्रालय इसमें फेलियर है और इंटेलिजेंस भारत की फेलियर है। आखिर रोहिंग्या आ रहे हैं तो कैसे चले आ रहे हैं? क्यों जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है? यहाँ बैठ के भाषण देने से, डीडी न्यूज जैसे महत्वपूर्ण चैनल पर झूठ बोलने से आपसे उन्होंने एक सवाल पूछा, अजय वर्मा जी, आपसे उन्होंने एक सवाल पूछा, आपकी जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई, लेकिन आपको उस पर नहीं बोलना था क्योंकि आप अपने एजेंडे के तहत सिर्फ एक लाइन आपने सोच लिया ना, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, आप उसी पर बात करेंगे। उन्होंने आपसे पूछा ना भाई कि एनआरसी का क्यों विरोध, सीएए का क्यों विरोध, उस पर छोड़ दीजिए, वो डिबेट हो चुकी है। कहाँ डिबेट हो चुकी है? अभी तो शुरू हुई है। फैक्ट्स पे जवाब दीजिए। आपको फैक्ट्स पर जवाब नहीं देना। ये मैं एक शेर है कि इधर उधर की बात ना करो और ये बताओ कि काफिला कैसे लुटा। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है मुझे। विजय कृष्णा जी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक। छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। राजा आओ आओ आया। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। चलिए, विजय कृष्णा जी का अभी तक रुक नहीं किया। विजय कृष्णा जी, मैं आपसे सिर्फ एक सीधा सवाल यही पूछ रही हूँ, घुसपैठियों की बात हो रही है, लेकिन घुसपैठियों से जुड़ा हुआ जो दूसरा मुद्दा है जिसकी बात अजय वर्मा कर रहे हैं, इस बारे में भी कुछ जवाब है? मेरे पास बहुत सारे जवाब है। प्रथम ये मैं कहना चाहता हूँ, जो टिस रिपोर्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस हमारा देश की एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो फॉरेन रिपोर्ट आपको प्रमाण बन जाता है, कैसा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज का रिपोर्ट आपको प्रमाण नहीं बन जाता है। इसमें फोकसली कहा गया है कि घुसपैठिया हो रहा है मुंबई में। इसका वजह से स्थानीय लोगों का राजकीय और आके आर्थिक सांस्कृतिक हनन हो रहा है। कैसा हो रहा है? कारण है कि जो लो स्किल्ड जॉब्स होता है, वो सारा लो स्किल्ड जॉब्स आके ये घुसपैठिया, रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी लोग आके वहां छीन रहे हैं। बेरोजगारी का उत्पन्न होने से सामाजिक विच्छिन्न हो रहा है और इन लोगों में से ही आतंकवादी ताकतों को वहां रहे, जो इंडिया अलायंस के, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो खालिस्तानी समर्थक केजरीवाल हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो हैदराबाद में, ये लोगों को उन विधानसभाओं में बसा के फेक वोटर आईडीज को निर्माण करके ये लोग, आप समझते हैं, कहीं भी असेंबली चुनाव में 1000 वोटों से या 500 वोटों से हार और जीत का निर्णय होता है। आज का विषय आके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज आके देश की सुरक्षा के बारे में बात किया है। मैं वही कहता हूँ, बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी अस्मिता के बारे में बात किया है। आश्चर्यजनक बात होता है क्या टाइमिंग, ये टाइमिंग की बात नहीं है, ये देश की मुद्दा बन जाती है जब मराठी अस्मिता को इतना विच्छिन्न होता हुआ घुसपैठिया हो रहा है। क्या ये हम राजनीति करके देखना है? आदित्य ठाकरे जी टाइमिंग के बारे में बोल रहा है,
ये एनआरसी का विषय प्रप्रथम उत्पन्न हुआ जब 1971 में इंडिया में। ओके डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे एक मिनट वापस मुद्दे पर लौटे। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो बात यहाँ पर राधिका खेड़ा ने कही और जो बात बांग्लादेश से आई कि वहां पर 90% क्योंकि मुस्लिम है इसलिए वहां से तो वो संविधान से सेकुलर वर्ड ही हटा रहे हैं, और यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ कभी मदनी बोलते हैं, कभी ओवैसी बोलते हैं, कभी इत्तेहाद के नारे दिए जाते हैं, कभी फिलिस्तीन के नारे दिए जाते हैं। मतलब ये सब किस लिए? वोट बैंक के लिए ना, और वोट के लिए। रिबा जी, बांग्लादेश एक अलग देश है, अपने संविधान में किसी शब्द को जोड़े यही तो मैं पॉइंट रखना चाहती थी आपके पास, आप खुद ही आ गए उस पॉइंट के ट्रैप में। अब आप बात सुन लीजिए, बात सुनिए। अगर आप सेकुलर शब्द के आधार पर किसी भी देश की परिस्थितियों का आकलन करना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि वो सत्यता नहीं होगी, क्योंकि 1976 से पहले भी इस देश में जो भारतीय संविधान बना उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। तो क्या इस देश में सौहार्द नहीं था? किसी भी शब्द के आ जाने से भारतीय संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो खत्म मतलब नहीं हो आप रही इसके है। पक्ष में है कि बांग्लादेश में अगर बहुसंख्यक मुस्लिम है तो सेकुलर वर्ड हटा देना चाहिए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जारी रहे उस पर एक शब्द नहीं बोला जाएगा। रीबा जी, आप अपनी जबान मेरे जबान से मत करिए, क्योंकि आपकी बात ही वही निकल कर आ रही है सामने। नहीं, ये बांग्लादेश का विषय है, वो सेकुलर शब्द रखे या ना रखे, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। अगर रोहिंग्याओं की बात कर रही है, शब्दों को आपको वापस लेना चाहिए। जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन नहीं बोलना चाहिए। अब बात सुन लीजिए, आप जो इस देश में घुसपैठियों की बात कर रहे हैं उसके लिए इस देश की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दूसरा विषय आपने टाटा इंस्टीट्यूट, अभी तो मैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की बात कर रही थी, लेकिन आप अपने पॉइंट पर आ गए लौट कर। राधिका खेड़ा जवाब देंगी, फिर सूबी हुई खान। राधिका खेड़ा, ओके एक के बाद भी हिंदू और मुस्लिम रीमा जी, आपने इस रिपोर्ट यहाँ पर एक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट में भ्रामक स्थितियां हैं। रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी। राधिका खेड़ा से मैंने बोलने के लिए कहा है, अब आप उनको जवाब सुनिए। रीमा जी, जो रिपोर्ट, रीमा जी पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। 10 सेकंड, रुकिए राधिका 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। 10 सेकंड राधिका रीमा जी। देखिए, AIMM के प्रवक्ता ओवैसी साहब के प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर सेक्युलर शब्द आना है नहीं आना है तो वो बांग्लादेश की बात है, उसकी यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो ओवैसी क्या जाके कहते हैं जय फलस्तीन हमारी देश की संसद में, वो फिलिस्तीन वालों की प्रॉब्लम है, वो हमारे देश की संसद में किसी ने किसी को यह अधिकार नहीं दिया। अरे चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। नफरती आदमी चुप रहिए। आप देश विरोधी ताकतों के, देखिए ये नहीं होगा। मैं यहाँ पे जवाब दे दूं, मैं जब बोल रही हूँ मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। हिम्मत रखिए सच सुनने की, सच कड़वा होता है, कान में चुभता है, आप लोगों को तकलीफ देता है, इसका मतलब नहीं है आप बीच में बोलेंगे। रीमा जी, इनका फेडर डाउन कर दीजिए, मैं यहाँ शाउटिंग मैच करने नहीं आई हूँ, क्योंकि देश की जनता को सच सुनने की बहुत जरूरत है। उसी की आवाज लोगों का एजेंडा है, ये देश विरोधी लोग। अजय वर्मा जी, एक सेकंड राधिका जी, अजय वर्मा जी, ये आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को ना डैश 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 जो बोला जाता है, मैं बोलना नहीं चाहती वो इसीलिए क्योंकि ये रनिंग कमेंट्री जो आपकी चल रही है ना, नॉन सीरियस डिबेट के बीच में, इसीलिए नॉन सीरियस लोगों को फिर वही कहा जाता है। मैं नहीं कहना चाहती, वो देश ही कह रहा है। फिर राधिका खेड़ा जी, अब रुकिए अजय वर्मा जी, रुकिए। राधिका खेड़ा, धन्यवाद। देखिए ना क्या है रीमा जी, इन लोगों का एजेंडा है, ये जो ऑपोजिशन वाले हैं, कि किसी तरीके से सच जनता के पास ना पहुंचे, इसलिए जोर जोर से चिल्लाए। और वही चीज इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी संसद में भी करते हैं। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो अपने लोगों को ऐसे इशारा देके कहते हैं जाओ जाओ हंगामा करो, शोर मचाओ, वहां पे न्यूसेंस क्रिएट करो। तो वही चीज उनके प्रवक्ता अब यहाँ पे आके करेंगे। अब तो पूरी की पूरी इनकी अलायंस भी साथ साथ, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हो, सबके नेता सबसे बड़े तो राहुल गांधी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो जैसा मैं कह रही थी, अगर सेक्युलर शब्द बांग्लादेश, मैं आपके बीच में नहीं बोली, चुप रहिए, जैसे बांग्लादेश के अंदर सेक्युलर शब्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक उसी तरीके से हमारे देश की संसद में कोई भी भारत के वासियों के द्वारा चुना गया सांसद जय फिलिस्तीन नहीं बोल सकता। अगर वो बोल रहा है तो वो सिर्फ विदेशी ताकतों का एजेंडा भारत में लेकर आना चाहता है, वो है नफरत फैलाने का। मुस्लिम अपीजमेंट ये लोग करना चाहते हैं, करिए, क्योंकि इनकी राजनीति इस पे टिकी हुई है। वो कहते हैं ना, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स।
लेकिन डेस्परेट टाइम्स का मतलब यह नहीं होता है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जाके झारखंड में बोले कि घुसपैठियों को हम सब कुछ देंगे। ये नहीं होता है कि आप घुसपैठियों को भी इस तरीके से प्रूफ करने में लग जाए अपनी वोट बैंक के लिए, क्योंकि ये बात तो अब इनकी बातों से साफ हो गई है और ये पूरी रिपोर्ट से कि कांग्रेस पार्टी को देश के लोग तो वोट देते नहीं है, वो सिर्फ रिलाई करते हैं घुसपैठियों की वोट पे और कोशिश करते हैं कैसे उनके आधार कार्ड बन जाए, कैसे उनकी वोट बन जाए, क्योंकि अपने देशवासी उनको वोट नहीं दे रहे, असली चेहरा वो जान चुके हैं। अब हमें उम्मीद बाहर वालों से है ताकि वो भी इस मकसद से उनको वोट देना चाहेंगे और इनकी मदद करना चाहेंगे कि किसी तरह वो भारत में अंदर रह सके। तो खुद पैरासाइट है वो और पैरासाइट्स को लाकर अपना एजेंडा यहाँ पे देश को बांटने का, काटने का, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये एक गंभीर आरोप लगाया है। मैं इस पर जरा डॉक्टर अंबेडकर और सुबोही खान का रुख करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चलिए, वक्त कम बचा है फाइनल कमेंट के लिए। पहले सुबोही खान, फिर डॉक्टर अंबेडकर। जी रीमा जी, अभी यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी जो है बांग्लादेश के सेक्युलर शब्द हटाने को भारत के सेक्युलर शब्द से कंपेयर कर रहे थे। बहुत दुख होता है, मुझे लगता है कि भारत की जब तक सांस्कृतिक जड़ों को और अपनी रूट्स को हम लोग पहचानेंगे नहीं ना, तब तक हम छोटे छोटे मुद्दों पर ऐसे ही फुटकर राजनीति के लिए बटते रहेंगे और अपने निजी हित साधते रहेंगे। देखिए, भारत जो है ना वो जेनेटिकली सेक्युलर है। भारत के संविधान में जब सेक्युलर शब्द नहीं भी था तब भी भारत में कभी दुनिया किसी का परसिक्यूशन नहीं किया। जिस इजराइल की बात आप कर रहे थे, वो ज्यूज पूरे विश्व में परसिक्यूट हुए, लेकिन भारत में कभी परसिक्यूट नहीं हुए। और जब उनका अपना देश बना तो वहां जाकर अपनी पहले पार्लियामेंट सेशन में भारत के बारे में उन्होंने मेंशन किया कि वी वर परसिक्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब बट नॉट इन भारत। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। तो उसको प्लीज भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते बांग्लादेश के सेक्युलर शब्द हटाने और जोड़ने से कंपेयर मत करिए। ठीक है डॉक्टर अंबेडकर, ये जो सेक्युलरिज्म है ना भारत का, जिसको आपने कंपेयर किया, यही है वो सेक्युलरिज्म जहां पर कि आप खड़े होकर जय फिलिस्तीन के लोकसभा में भारतीय संसद में नारे लगा देते हैं और निकल जाते हैं। जरा बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिलिस्तीन जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, वहां लगा के दिखाइए जरा। लगा पाएंगे? रीमा जी, सुबोही जी ने भारतीय संस्कृति की बात कही, तो ये जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय उपमहाद्वीप के ये सभी हिस्से थे। अगर सांस्कृतिक ढांचे की बात करेंगे तो जो पॉलिटिकल डिवीजन किया गया है इस देश में और जिस तरह से नफरत फैलाई गई है, उसकी भी बात होनी चाहिए। और रही बात फिलिस्तीन की, मैं बार बार ये प्रश्न उठा रहा हूँ, मैं बार बार प्लीज कुछ सेकंड्स दे दीजिएगा बाद में। बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर अंबेडकर, बहुत अच्छा पॉइंट। आपकी पार्टी से मेरी लड़ाई आपकी पार्टी से यही है। चलिए, आज मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सीधे आपको जरा पनवेल लिए चलते हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है और वहां पर इस्कॉन की तरफ से उनका स्वागत किया गया। आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं सीधे पनवेल से।
रामा हरे कृष्णा की इस मधुर धुन, संगीत और खासकर मंत्रोच्चारण के साथ ये आपने देखा कि इस्कॉन संस्था ने किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, पनवेल में उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री खुद भी मंत्रोच्चारण और इस धुन के साथ गाते हुए दिखाई दिए। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5 की पंचायत के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच। MDH